हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट हीरा के बारे में, यानी कि हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि हीरा यानी कि क्या होता है, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे कि हीरा के स्टेप्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि रिस्क मैट्रिक्स यानी कि होता क्या है। और फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि हीरा को हम कैसे फील कर सकते हैं। तो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हीरा जानने से पहले कुछ डेफिनेशन का जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हज़ार्ड क्या होता है। हज़ार्ड यानी कि देयर इज समथिंग विच हैज़ अ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ कि जिसके वजह से नुकसान हो सकता है, उसे हज़ार्ड कहते हैं। फिर उसके बाद है रिस्क। रिस्क यानी कि सेवरिटी बाय प्रोबेबिलिटी, मतलब सेवरिटी मीन्स यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि उसका परिणाम, यानी कि जो भी हज़ार्ड है उसका उस कंडीशन के ऊपर क्या परिणाम हो रहा है, वो यानी कि सेवरिटी। अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या। अब प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस ऑफ ऑकरेंस, यानी कि उसे लाइक्लीहुड भी कहते हैं, यानी कि उस हज़ार्ड से जो भी इम्पैक्ट होने वाला है उसका कितना चांस है, वो यानी कि प्रोबेबिलिटी। चलिए अब जानते हैं कि हीरा क्या होता है। हीरा यानी कि हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। हीरा एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसे डॉक्यूमेंट है कि जिसमें क्या होता है कि कोई एक्टिविटी को कंसीडर किया जाता है और उस एक्टिविटी में होने वाले जो भी हज़ार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर वो जो आइडेंटिफाई किए गए जो हज़ार्ड्स है उसकी जो रिस्क है उसको इवैल्यूएट किया जाता है, और इवैल्यूएट होने के बाद उसमें जो सूटेबल कंट्रोल मेजर्स है वो अप्लाई किए जाते हैं। अब सूटेबल जो कंट्रोल मेजर्स है वो अप्लाई जब करते हैं तब उसका जो रिस्क लेवल है कि जिसकी वजह से जो भी हार्म होने वाला है वो मिनिमाइज हो जाता है, उसे हीरा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हीरा के स्टेप्स क्या है। हीरा के टोटल 6 स्टेप्स है। तो चलिए अब जानते हैं कि वो 6 स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई द एक्टिविटी, यानी कि कौन सी एक्टिविटी है जिसके ऊपर आपको हीरा बनाना है, वो एक्टिविटी सबसे पहले आपको कंसीडर करना है। सेकंड पॉइंट आता है हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। अब आपने क्या किया कि एक्टिविटी को कंसीडर किया, अब आपको उस एक्टिविटी में क्या हज़ार्ड आने वाले हैं वो आइडेंटिफाई करना है। फिर थर्ड पॉइंट आता है रिस्क असेसमेंट। अभी आपने क्या किया कि पहले एक्टिविटी को कंसीडर किया, फिर उसका हज़ार्ड फाइंड आउट किया, अब उस हज़ार्ड में क्या रिस्क छुपी हुई है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए आपको रिस्क मैट्रिक्स की मदद लेनी है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कंट्रोल मेजर्स, यानी कि सबसे पहले आपने एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके हज़ार्ड आइडेंटिफाई किए, फिर उसमें क्या रिस्क छुपी हुई है वो आपने आइडेंटिफाई किया बाय द हेल्प ऑफ रिस्क मैट्रिक्स। अब आपको उस रिस्क को कम करने के लिए कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने हैं। फिर उसके बाद आता है रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स, यानी कि ये जो सारी चीज़ें आपने की, पहले कंसीडर किया एक्टिविटी को, फिर हज़ार्ड फाइंड आउट किया, फिर रिस्क फाइंड आउट किया, और फिर जो है कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए, इसको आपको रिकॉर्ड में रखना है। और फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू, और फिर आपने ये जो रिकॉर्ड बनाया है इसको आपको साइड पर इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंटेशन करने के वक्त आपको देखना है कि कहीं पर भी अगर मान लो लैप्सेस है तो इसका बार बार आपको रिव्यू करते रहना है। चलिए अब जानते हैं कि रिस्क मैट्रिक्स होता क्या है और उसकी रेटिंग कैसे दी जाती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रिस्क यानी कि क्या होता है, सेवरिटी बाय प्रोबेबिलिटी। तो अब आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सेवरिटी कितनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसके लिए आपको ये जो रिस्क मैट्रिक्स है ये आपको सहायता करेगा। तो चलिए कंसीडर करते हैं एक कोई एक्टिविटी कि जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और उसकी सेवरिटी क्या है। चलिए कंसीडर करते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स है वो मेसनरी का काम कर रहे हैं, वो भी हाइट पर। अब ये जो 4 मेसन है वो 10 मीटर की हाइट पर काम कर रहे हैं और वो स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ दूसरी टीम जो है वही काम कर रही है मेसनरी वर्क का, लेकिन 3 मीटर की हाइट पर कर रही है। अब इसमें देखिए कि जो 10 मीटर पे काम कर रहे हैं 4 लोग, और यहाँ पर जो है 3 मीटर पर काम कर रहे हैं, अब इन दोनों में जो रिस्क लेवल है वो कम ज़्यादा है। जैसे कि जो 10 मीटर पर काम कर रहा है वो थोड़ा ज़्यादा ही रिस्क में है, और जो 3 मीटर पर काम कर रहा है वो थोड़ा कम रिस्क में है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि पहली जो टीम है जो 10 मीटर पर काम कर रही है उसका जो सेवरिटी रेट है वो एक तो हाई होगा, यानी कि वो एक तो 5 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे गिरेंगे तो उसमें जो है उनको काफ़ी इंजरी हो सकती है और शायद हो सकता है कि फटल एक्सीडेंट भी हो। लेकिन जो टीम 3 मीटर की हाइट पर काम कर रही है वो अगर नीचे गिरेगी तो हो सकता है कि उनको चोट ना लगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो उनको इंजरी हो रही है वो कम मात्रा में हो।
तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ऊपर वाली जो टीम है, जो टीम ए है, जो 10 मीटर पे काम कर रही है, उसकी सबसे पहले हम सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो उसकी जो सेवरिटी रेट जो हो जाएगा, जब वो आदमी नीचे गिरेगा तो उसका फटल एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो उसका जो रेशो रहेगा वो रहेगा 5, यानी कि उसकी जो सेवरिटी आएगी वो रहेगी 5। और फिर अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी, अब उसका चांस कितना है। अब देखिए चांस कितना है, यानी कि हमें ये कंसीडर करना है कि वहां पर अगर मान लो कि 10 मीटर हाइट पर वहां पर मिड रेल नहीं है, टॉप रेल नहीं है, और उसने जो हार्नेस है वो पहना है लेकिन कहीं पर एंकर नहीं किया है, तो वहां पर जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है उसकी नीचे गिरने में। ठीक है, तो वो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5, यानी कि 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। तो 25 देखिए यहाँ पर कितना है, वो रेड में है, यानी कि इसका जो रिस्क लेवल है वो रेड है, यानी कि वो हाई है। अब कंसीडर करते हैं टीम बी। अब टीम बी देखिए वो 3 मीटर पर काम कर रही है, यानी कि उसके जो नीचे गिरने के बाद जो भी इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट जो है वो कम हो सकता है, यानी कि उसको चोट नहीं भी पहुंच सकती है, या फिर उसको इंजरी अगर होती है तो वो कम हो सकती है। तो उसका जो रेशो है वो हम दे सकते हैं यहाँ पर 2, यानी कि उसकी सेवरिटी कितनी आएगी 2। अब उसकी देखना है हमें प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि ये कितना चांस है उसको नीचे गिरने का। अब देखिए कि ये 3 मीटर की हाइट पर जब वो काम कर रहे हैं, तो मान लो वहाँ पर मिड रेल है, टॉप रेल है, और उसने बाकायदा जो है अपना फुल बॉडी हार्नेस एंकर नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर मान लो उसका बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो रेलिंग के साथ टकराएगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी कम। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर लिखते हैं 2, यानी कि 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 यानी कि ग्रीन। सो ग्रीन जो है वो उसकी रिस्क लेवल जो है वो लो है। चलिए अब देखते हैं कि हीरा हमें कैसे बनाना है और उसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ध्यान में रखिए कि जब भी आपको हीरा बनाना है तो सबसे पहले आपको एक्टिविटी को कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले एक्टिविटी, फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी कंसीडर करने के बाद हमें उसका जो हजार्ड है वो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हजार्ड, फिर ये जो हजार्ड फाइंड आउट करने के बाद उसमें क्या रिस्क है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रिस्क। फिर उसके बाद ये जो हमने एक्टिविटी ली है उसके लिए हमारे पास क्या एग्जिस्टिंग कंट्रोल है वो हमें इसमें लिखना है। फिर उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी रेटिंग जो हमने इसके पहले देखा था, फिर है सेवरिटी रेटिंग, और फिर जो इन दोनों का जो इम्पैक्ट लेवल है, जैसे कि इसके पहले हमने देखा था लो हो गया, मीडियम हो गया, हाई हो गया, ये जो लेवल है वो हमें इसमें लिखना पड़ता है, यानी कि उसके बाद आ गया आपका इम्पैक्ट लेवल। फिर उसके बाद आता है एडिशनल कंट्रोल मेजर्स। इसके पहले जो हमने देखा था वो था एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स, यानी कि कोई भी काम चालू करने से पहले आप कौन से कंट्रोल्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो उसे कहते हैं एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स। और एडिशनल कंट्रोल मेजर्स यानी कि काम करने के वक्त आप कौन से कंट्रोल मेजर्स यूज करते हो वो एडिशनल कंट्रोल मेजर्स में आता है। फिर उसके बाद आता है रेसिडुअल इम्पैक्ट, यानी कि इसके पहले जो हमने देखा था कि इम्पैक्ट लेवल जो है वो हाई आता है, मीडियम आता है, लो आता है, उसको जो है हमें एडिशनल कंट्रोल मेजर्स देने के बाद में उसको लो कैटेगरी में कन्वर्ट करना है, तो वो आएगा अपना रेसिडुअल इम्पैक्ट। अब ये जो रेसिडुअल इम्पैक्ट है ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये एडिशनल कंट्रोल मेजर्स के ऊपर। जब हमने एडिशनल कंट्रोल मेजर कंसीडर किए तो उसके बाद जो उसका रिस्क लेवल है वो कम हो जाएगा, तो वो कम हो जाएगा तो वो रेसिडुअल इम्पैक्ट में आएगा। और लास्ट में आता है एक्शन बाय। एक्शन बाय यानी कि वो जो एक्टिविटी है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसका उसमें नाम आएगा। जैसे कि इंजीनियर हो गया, सुपरवाइजर हो गए, मैनेजर हो गए, तो ये एक्शन बाय में आएंगे। चलिए अब कंसीडर करते हैं एक एक्टिविटी और उसके अनुसार ये हीरा हम फिलअप करते हैं। अनलोडिंग फ्रॉम व्हीकल एंड स्टैकिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार, यानी कि मान लीजिए कि एक ट्रेलर के ऊपर जो है वो रेनफोर्समेंट स्टील है और वो जो रेनफोर्समेंट स्टील है वो आपको अनलोड करना है और बाकायदा उसको स्टैकिंग करना है। तो वो एक्टिविटी हमने सबसे पहले कंसीडर किया। अब देखते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या हजार्ड आ सकता है। अब देखिए कि वो जो ट्रेलर है तो उसके साथ में अगर मान लो आजू बाजू में कोई अगर व्हीकल चलती रहती है तो क्या होगा कि जो व्हीकल मूवमेंट है वो एकदम रश हो जाएगी, तो रश व्हीकल मूवमेंट ये आपका हजार्ड आएगा। सेकंड आएगा कि जब आप ये व्हीकल रिवर्स करते हो तो वो भी एक हजार्ड आएगा, तो रिवर्सिंग ऑफ द व्हीकल ये एक हजार्ड आएगा। फिर उसके बाद आएगा कि जो रेनफोर्समेंट स्टील बार है उसमें अगर मान लो शार्प एजेस है और वो जो अगर आप अनलोड कर रहे हो तो वो जो शार्प एज है वो भी एक हजार्ड है, तो यानी कि अनलोडिंग ऑफ शार्प एज रीबार्स ये भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद आएगा कि मान लो आपने अनलोडिंग तो कर लिया लेकिन उसको प्रॉपरली स्टैक नहीं किया, यानी कि इम्प्रॉपर स्टैकिंग, तो वो भी एक हजार्ड है। अब देखिए कि पहले एक्टिविटी कंसीडर की, फिर हजार्ड, और हजार्ड के बाद जो भी पॉसिबल आउटकम्स है वो आएंगे। यानी कि कोई आदमी ऊपर में काम कर रहा है और वो नीचे गिर गया तो उसको इंजरी हो गई, तो उसकी जो इंजरी है वो पॉसिबल आउटकम में आएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें रिस्क क्या है।
तो सबसे पहले जो हमने हज़ार्ड देखा था, रश व्हीकल मूवमेंट। अब मान लो बहुत सारा रश हो गया तो उसमें क्या होगा कि जो भी वर्कमैन है उसको इंजरी हो सकती है, यानी कि इंजरी टू वर्कमैन, ये उसकी रिस्क आएगी, यानी कि वो उसका पॉसिबल आउटकम आएगा। फिर सेकंड हज़ार्ड हमने देखा था रिवर्सिंग ऑफ व्हीकल, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, रन ओवर ऑन वर्कमैन, यानी कि व्हीकल रिवर्स करते वक्त उसके अगर ड्राइवर का ध्यान नहीं रहेगा तो वो जो वर्कमैन है वहां पर काम कर रहे उसके ऊपर वो गाड़ी चढ़ा सकता है, तो वो एक उसके पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। फिर थर्ड हमने हज़ार्ड देखा था अनलोडिंग ऑफ शार्प एज रिबार्स, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे कि कट इंजरी हो सकती है, वो जो शार्प एज है उसकी वजह से कट इंजरी हो सकती है। फिर उसके बाद हमने हज़ार्ड देखा था इम्प्रॉपर स्टैकिंग, यानी कि स्टैकिंग अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, ट्रिप और फॉल इंजरी हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कि उसके एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी ऑपरेटर्स है या फिर जो भी ड्राइवर्स है वो बाकायदा उनके पास लाइसेंस होने चाहिए और उनके पास बाकायदा एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का। सेकंड एग्जिस्टिंग कंट्रोल ये है कि जो भी व्हीकल्स है उसका जो रिवर्स हॉर्न है और जो टेल लाइट्स है वो अच्छी कंडीशंस में होने चाहिए। फिर थर्ड में आएगा कि सफिशिएंट नंबर ऑफ जो भी स्किल वर्कमैन है उसे ही हमें डिप्लॉय करना है काम के लिए और उनको बाकायदा आपको पीपीईज प्रोवाइड करनी है, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, हैंड ग्लोव्स हो गए, ये सब उन वर्कर को देना है ताकि वो सेफली काम कर सके। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी रिबार्स है उसको हमें साइज वाइज जो है वो स्टैक करना है और साइज वाइज स्टैक करने के बाद वहां पर हमें साइनेज पोस्टेड करना है। अब मान लो वो जो रिबार्स है वो अगर मान लो बंडल में है तो आपको वो बंडल में ही अच्छे से पैकिंग करके रखने हैं ताकि उसकी वजह से आप उसको इजीली हैंडल कर सको। अब देखते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी रेटिंग कितनी आएगी। अब देखिए कि ये जो रश व्हीकल मूवमेंट है, ये जो अपना हज़ार्ड है, यानी कि बहुत सारी अगर मान लो व्हीकल रश हो गया तो इसकी वजह से वर्कमैन को इंजरी हो सकती है, तो ये जो इंजरीज का इम्पैक्ट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, तो उसका जो रेटिंग हम यहाँ पर लिखते हैं 4। फिर हमें देना है सेवरिटी रेटिंग। अब मान लीजिए ये जो व्हीकल रश हो रहा है जिसकी वजह से अगर मान लो वो किसी को टकरा जाता है, किसी वर्कमैन को टकरा जाता है, तो उसकी वजह से जो इंजरी होगी वो ज़्यादा किस्म की होगी, यानी कि उसका सेवरिटी रेटिंग जो है वो ज़्यादा आएगा, यानी कि हम यहाँ पर 5 कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 20। अब ये जो 20 है वो अगर हम रिस्क मैट्रिक्स में देखेंगे तो वो आएगा हाई, यानी कि H, तो यहाँ पर हम H लिखेंगे। वैसे ही देखते हैं कि सेकंड जो अपना हज़ार्ड है जहां पर वो व्हीकल को रिवर्स कर रहा है, उस हज़ार्ड में क्या होगा कि रिवर्स जब ले रहा है तो उसमें जो है उसकी रेटिंग ज़्यादा रहेगी, तो वो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर 4, और उसकी जो सेवरिटी रेटिंग है वो भी ज़्यादा आएगी, तो हम कंसीडर करते हैं 5। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 20, इसका मतलब उसका जो इम्पैक्ट लेवल रहेगा वो रहेगा हाई। अब देखते हैं कि तीसरे हज़ार्ड की रेटिंग हम कैसे देंगे। अब ये जो हज़ार्ड है अनलोडिंग ऑफ शार्प एज रिबार्स, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई लेवल से कम हो सकती है, तो यहाँ पर हम जो है वो 3 कंसीडर करेंगे। वो भी देखिए कि उसकी जो सेवरिटी है वो इम्पैक्ट यानी कि कितना हो सकता है, उसको कट इंजरी हो सकती है, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो सकता है, मतलब वहाँ पर डेथ एक्सीडेंट या फिर ऐसा वैसा कुछ हो नहीं सकता, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है, तो इसलिए हम यहाँ पर रेटिंग देंगे 3, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 9, यानी कि ये जो इम्पैक्ट लेवल है वो आएगा मीडियम। अब देखती है कि हमारा फोर्थ जो हज़ार्ड्स है उसकी रेटिंग हम कैसे देंगे। अब वो है इम्प्रॉपर स्टैकिंग। अब इम्प्रॉपर स्टैकिंग के बाद क्या होगा कि जो पॉसिबल आउटकम्स है वो ट्रिप होना या फिर फॉल इंजरी होना ये हो सकता है, मतलब यहाँ पर फटल एक्सीडेंट या फिर मेजर एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो आएगा 3, और इसकी सेवरिटी रेटिंग भी कम हो जाएगी, तो उसको भी हम लिखते हैं 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 9, और ये आएगा मीडियम में। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके एडिशनल कंट्रोल मेजर्स हम क्या दे सकते हैं। अब इसके एडिशनल कंट्रोल में ये कर सकते हैं कि जहां पर भी ये व्हीकल मूवमेंट होती है वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड लगा सकते हैं, और वो स्पीड लिमिट में हम बाकायदा 20 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। उससे क्या होगा कि जो भी व्हीकल आएगी उनको पता चल जाएगा कि इस एरिया में जो है वो वर्कर काम करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर स्पीड लिमिट जो है वो 20 किलोमीटर है और इसको फॉलो करना है, और साथ ही में हम वहां पर वार्निंग साइनेजेस भी लगाएंगे। फिर एडिशनल कंट्रोल मेजर्स में क्या कर सकते हैं कि जब व्हीकल रिवर्स करते हैं उस वक्त हम क्या कर सकते हैं कि सेपरेट जो बैंक्समैन है वो हर एक व्हीकल को प्रोवाइड करा सकते हैं कि जब भी व्हीकल को रिवर्स करना है तो वो जो बैंक्समैन है बाकायदा फ्लैग के साथ में, जो रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग उसके साथ में रहेगा, तो उसकी वजह से वो व्हीकल को इशारा करेगा ताकि वो जो व्हीकल है वो सेफली पोजीशन की जा सके।
फिर एडिशनल मेजर्स हम क्या कर सकते हैं कि जो भी रिबार्स को अनलोड करना है जिसको शार्प एजेस है, उसके लिए हम मशीनरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ज़्यादातर हम वर्कफोर्स डिप्लॉय नहीं करेंगे। अब मशीनरी से अगर मान लो वो मटेरियल ट्रेलर से नीचे ले रहे हैं तो उसमें वर्कमैन जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, तो उसका जो रिस्क लेवल है वो हम कम कर सकते हैं। फिर और एडिशनल कंट्रोल मेजर्स हम क्या कर सकते हैं कि जो भी स्टैकिंग यार्ड है जहां पर रेनफोर्समेंट स्टील बार को अनलोड किया जा रहा है, वहां पर अनऑथराइज पर्सन्स को परमिशन नहीं दे सकते हैं, और उसके लिए हम वो जो एरिया है वो रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे अनऑथराइज पर्सन्स के लिए। अब ये जो एडिशनल कंट्रोल मेजर्स हमने जो सजेस्टेड किए हैं, इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इम्पैक्ट लेवल है ये कम हो जाएगा, यानी कि जो हाई कैटेगरी का इम्पैक्ट लेवल था वो कम हो जाएगा, यानी कि वो लो हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर एल लिखेंगे। अब लास्ट में आता है एक्शन बाय। अब एक्शन बाय में लिखेंगे कि कौन सा पर्सन जो है वो इस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो यानी कि साइट इंजीनियर आएगा या फिर साइट इंचार्ज आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो है वो हीरा बनाया जाता है। हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी कंसिडर की और उसके मुताबिक हमने यहाँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा ऑल अबाउट हीरा के बारे में, यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।